हेलो गाइस, वेलकम अगेन। लास्ट टाइम जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था और फिर हमने ये देखा था कि रेडियन से डिग्रीज में और डिग्री से रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब हमने पढ़ा था। तो अब आगे हम क्या करेंगे। आगे जो हमारी तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ी सी और स्टडी करेंगे। वो जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो है हमारे पास एक लेंथ, एक मास और एक टाइम। हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लेंथ के कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। देखिए, ऐसा यूनिट तो मीटर ही रहेगा उसका, लेकिन बाकी और भी यूनिट्स होते हैं। ठीक है, कई बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़े भी होंगे, लाइट ईयर वगैरह। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखेंगे। लेंथ की मेजरमेंट, अब देखिए लेंथ जो है वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स और बड़े से बड़े हमारी जो हेवनली बॉडीज होती है वहाँ तक लेंथ जो है वो उसका वहाँ तक वेरी करती है। ठीक है, आप देखोगे साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है। हालांकि इससे छोटी भी चीज़ें होती हैं हमारे पास नेचर में। और जो हमारा गैलेक्सी है, गैलेक्सी का साइज होता है वो अराउंड 10 की पावर जो है 55 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस जो है वो बड़ा दूर तक एक्सटेंड करता है। छोटे, या फिर इसमें हम ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ से सन तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो अर्थ से सन का डिस्टेंस वो भी बहुत बड़ा एक डिस्टेंस है। तो छोटे डिस्टेंस भी हैं हमारे पास, बड़े डिस्टेंस भी हैं। तो जब हम लेंथ की मेजरमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि छोटे से छोटी लेंथ कैसे मेजर करते हैं और बड़ी से बड़ी लेंथ जो है वो कैसे मेजर करते हैं। वो देखेंगे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसमें। देखिए सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ, कंपेरेटिवली स्मॉल। ठीक है, सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए आता है, वो आता है एक मीटर स्केल। ठीक है, जो मीटर स्केल होता है, मीटर स्केल 1 मीटर का होता है। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा मीटर स्केल। ठीक है, तो इसमें ऐसे ऐसे करके मिलीमीटर में इसकी जो है वो डिवाइड किया होता है इसको, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 मीटर होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ मीटर स्केल। अब एक चीज़ होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है कि छोटे से छोटी कितनी वैल्यू, कितनी लेंथ इससे मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये 1 सेंटीमीटर है, और डिविजन्स कितनी यहाँ से यहाँ तक, वो है हमारे पास 10। तो लीस्ट काउंट हो गया 0.01 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में चेंज करना सेंटीमीटर को, तो सॉरी, ये 0.1 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये कितना आएगा 10⁻³ मीटर। यानी कि लीस्ट काउंट कितना होता है इसका, 1 mm होता है। तो इसका मतलब ये 1 mm की चीज़ को, जो 1 mm छोटी चीज़ है उसको तो मेजर इससे किया जा सकता है आराम से। उसके बाद आ गया हमारे पास सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। अब देखिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट होता है वो उसकी लोअर लिमिट है कि उससे छोटी चीज़ को वो मेजरमेंट नहीं हो सकती। इसका मतलब हमारे को उससे भी छोटी चीज़ चाहिए। तो उसके लिए जो हमारे को इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो करते हैं वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो मीटर स्केल के लीस्ट काउंट से भी छोटा होता है 10 गुना, और इसका होता है 10⁻⁻⁴मीटर। यानी कि इससे 10 गुना छोटा है। तो इससे 10 गुना छोटी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर से कैसे हम लोग रीडिंग ले सकते हैं उसके लिए किसी और वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बिकॉज थ्योरेटिकली ऐसे पेज पे समझाना मुश्किल है उसको। ठीक है,
लेकिन मैं 100% उसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है हमारे पास, इससे भी अगर छोटी इंस्ट्रूमेंट, अगर छोटी लेंथ मेजर करनी है तो उसमें यूज़ करते हैं हम स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, और एक और होता है हमारे पास, उसको कहते हैं सफेरोमीटर। ये दो चीज़ें जो हैं इनका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 10⁻⁻⁵मीटर। ठीक है जी, इसका लीस्ट काउंट होता है 10⁻⁻, यानी कि इससे भी 10 गुना छोटा। तो सिंपल मीटर स्केल जो होता है उससे 100 टाइम्स छोटी चीज़ को स्क्रू गेज से मेजर किया जा सकता है। ठीक है जी, ये बहुत छोटे जो इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, इससे भी छोटी लेंथ को अगर मेजर करना हो तो हम किससे करते हैं, फिर यूज़ करते हैं हम माइक्रोस्कोप। अगर इससे भी छोटी लेंथ को अगर हम मेजर करना हो तो हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप 10⁻⁻⁶मीटर तक की चीज़ों को जो है वो मेज़र कर सकते हैं हम इससे। ठीक है, अब इससे छोटी चीज़ है तो फिर माइक्रोस्कोप से काम नहीं बनता। ठीक है, तो फिर हम इसके बाद यूज़ करते हैं एसटीएम और एएफएम। ये दो बड़े ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत 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 बड़ी बड़ी जो लैब्स होती हैं उन्हीं में ये इंस्ट्रूमेंट मिलता है। इस इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो दोनों इंस्ट्रूमेंट की जिन्होंने इन्वेंशन की है उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, तो उससे आपको पता लगा ही सकते हो कि कितना ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन होगी। एसटीएम है हमारे पास, इसको कहते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, और दूसरा है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। सॉरी, मैं एक और बीच में मिस कर दिया मैंने, इसको मैं 6वां नंबर दूंगा, यहाँ 5वां नंबर एक और है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये लगभग 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम तक की चीज़ को मेजर कर सकता है, और उससे भी छोटी जो है वो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप या एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से मेजर कर सकते हैं। अगर हमारे को उससे भी छोटी चीज़ मेजर करनी हो फिर हम लोग डायरेक्ट कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ कर सकते, देन we use some scattering experiments to find the size। तो तब छोटी चीज़ के साइज़ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग जिसको बोलते हैं, कोलिजन आप एक तरह से कहते हो, लाइट स्कैटर करती है, ऐसे पार्टिकल्स की स्कैटरिंग को हम यूज़ करते हैं और वहाँ से छोटी छोटी चीज़ों का पता लगाते हैं। जैसे न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो वो हम कैसे मेज़र करते हैं, वो स्कैटरिंग से मेज़र कर लेते हैं। ठीक है जी, हाँ ठीक है, तो ये छोटी से छोटी चीज़ की मेजरमेंट तो जी ये होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम सिंपल स्केल को यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा और उससे बड़ा मेजरिंग टेप बना सकते हैं और उससे थोड़ी सी और ज़्यादा लेंथ यूज़ मेजर कर सकते हैं। ट्रक की लेंथ होगी, रोड की लेंथ होगी। बाकी एक चीज़ होती है आपको शायद पता नहीं होगा वो कभी भी, वो होगा, अभी तक पढ़ा नहीं होगा आपने, वो होता है, उसको कहते हैं फ्रैक्टल्स। तो फ्रैक्टल्स जो हैं वो उसको भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो कि बड़ी हाई लेवल का टॉपिक है, सिविल इंजीनियरिंग में या फिर एडवांस फिजिक्स में जो है वो उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम आगे। अब आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, अगर बड़े डिस्टेंस है तो उनको कैसे मेजर करते हैं। बड़े जैसे यहाँ से सन का डिस्टेंस, सन का डायमीटर, किसी प्लैनेट का डायमीटर, सन का डायमीटर निकालना तो मुश्किल है, किसी प्लैनेट का डायमीटर, मून का डायमीटर, या मून का यहाँ से डिस्टेंस, या उसका एंगुलर साइज, ये सब चीज़ें जो हैं ये हम मेजर करते हैं। एक मेथड होता है उसको कहते हैं पैरालैक्स मेथड। लार्ज डिस्टेंसेस आर measured using parallax method। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड मैं आपको समझा दूंगा, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन और भी है हमारे पास, पैरेलैक्स भी है और एक दो और हैं जिनको कहते हैं हम सोनार और रडार। ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में, आप लोग को उनके बारे में कोई
पता होगी थ्योरी पहले। चलिए जी, अब हमारे पास आता है, देखिए मान लीजिए ये कोई स्टिक है, दिस इज स्टिक, ए बी एक स्टिक है। अगर एक बंदा इस स्टिक को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, एक स्टिक को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, स्टिक की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, लेट्स से ये पॉइंट ओ है, ये पी है। अब जब ये बंदा यहाँ पे देख रहा है तो इस बंदे के की आंखों पर ये स्टिक जो एंगल बना रही है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ θ1। इसी तरीके से इस बंदे की आंखों पे भी ये स्टिक कुछ एंगल बना रही होगी, इसको लिखता हूँ θ2। अगर आप ध्यान से देखो तो θ1 बड़ा है और θ2 छोटा है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई बॉडी, पॉइंट यहाँ पे हमारी आईज ही ऑब्वियसली, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई बॉडी जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं उसका एंगुलर साइज। क्या कहते हैं? एंगुलर साइज। अब अगर हम यहाँ से देखें तो इसी चीज़ का एंगुलर साइज क्या कम, यहाँ से देखें इसी चीज़ का एंगुलर साइज जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो एक तो हो गया रियल साइज, जो एक तो हो गया साइज, साइज मतलब उसकी मेजरमेंट। एक होता है वो किसी जगह पे एंगल कितना बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर साइज। तो इनको दोनों के बीच में आप लोगों ने मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। तो ये ओ पॉइंट था, तो पी पॉइंट था, तो पी पॉइंट से देखें तो एंगुलर साइज छोटा है और यहाँ से देखें तो एंगुलर साइज बड़ा है। तो एंगुलर साइज ये होता है कि एंगल कितना बना रहा है वो। ओके, चलिए जी। अब जो पैरालैक्स मेथड है वो क्या है, कहते हैं कि अगर किसी एक चीज़ को, मान लो ये एक चीज़ है, कोई एक पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास कोई फोटोग्राफी प्लेट है, अगर मैं इसको यहाँ से ऑब्जर्व करूँ या यहाँ से ऑब्जर्व करूँ, तो यहाँ से ऑब्जर्व करूँ तो मुझे लगेगा ये चीज़ इधर है। तो मान लो ये एक स्केल है ऐसे करके, तो इस स्केल पे ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ वाला ए बंदा देखेगा इसको यहाँ से, तो वो बोलेगा ये जी 10 इसकी पोजीशन है 10, क्योंकि यहाँ से उसको लगेगा कि 10 के ऊपर है। और जो यहाँ पे बंदा देखेगा उसको लगेगा कि ये जी इसकी पोजीशन तो है 3.5, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें अलग से, अलग अलग पोजीशन से, तो उसकी जो लोकेशन है वो भी शिफ्ट हो जाती है। जैसे आप अगर एक आंख बंद करोगे, फिर दूसरी आंख बंद करो, फिर एक, फिर दूसरी, फिर एक, फिर दूसरी, तो आपको लगेगा आंखों के सामने अगर आपने पेन रखा तो पेन की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। आप करके देखना, एक आइज़ बंद करो, फिर दूसरी बंद करो, फिर एक पहली, फिर दूसरी, फिर पहली, फिर दूसरी, और सामने पेन रखो अपनी आंखों के, तो आपको लगेगा वो शिफ्ट हो रहा है। ये जो शिफ्टिंग है ना, इसको कहते हैं पैरालैक्स। ठीक है, ये जो शिफ्टिंग हो रही है इसी को पैरालैक्स कहते हैं। कि अगर हम किसी एक चीज़ को ऑब्जर्व करें दो, तो उसकी जो है पोजीशन जो होता है हमारे को चेंज होती हुई दिखाई देती है। ये जो दो ऑब्जर्विंग पॉइंट हैं इनके बीच का डिस्टेंस है, इसको कहते हैं बेसिस। ठीक है, और ये जो एंगल बनाता है बॉडी के ऊपर, इसको क्या कहते हैं? पैरालैक्टिक एंगल। क्या कहते हैं जी? पैरालैक्टिक एंगल। यहाँ भी ऑब्वियसली सेम ही होगा ये। अब जब आप आंखों से कोई पेन को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, एक आंख बंद कर रहे हो, फिर दूसरी बंद कर रहे हो, फिर एक, फिर दूसरी, फिर एक, फिर दूसरी, ठीक है, 1 बाय 1, तो आप वहाँ पे बेसिस क्या, वहाँ पे बेसिस है आपके दोनों आंखों के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये आपकी पहली आई, ये दूसरी आई, तो ये शिफ्ट होती है पोजीशन। दिस इज कॉल्ड पैरालैक्स। ठीक है जी, इसको पैरालैक्स कहते हैं। तो ये आ गया पैरालैक्टिक एंगल। ठीक है जी। अब यहीं से हम आगे पैरालैक्स मेथड को यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है जी। तो अभी आई थिंक हमारे को यहाँ पे रुकना चाहिए। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पैरालैक्स से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, और साथ ही हम देखेंगे कि पैरालैक्स मेथड जो है वो कैसे यूज़ करते हैं हम बड़ी सारी चीज़ों को कि डिस्टेंस पता करने में। और फिर उसके बाद सोनार और रडार और इनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, ओके जी, बाय।